जगहों के नाम मैं लेता हूँ। देसलपुर, कुंतासी, अली मुराद, खरवी। देसलपुर, कुंतासी, देसलपुर, कुंतासी, अली मुराद और खरवी। देसलपुर, कुंतासी, अली मुराद और खरवी, ये चारों के चारों सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है, संबंधित हैं। देसलपुर गुजरात के भुज जिले में स्थित है। कुंतासी कहाँ है? गुजरात के राजकोट जिले में है। अली मुराद कहाँ है? अली मुराद सिंधु प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है। और खरवी कहाँ है? ये भी गुजरात के राज्य के अहमदाबाद से 114 किलोमीटर दूरी पर स्थित। इस स्थल से हड़प्पा कालीन मृदभांड, ताम्रभूषण आदि अवशेष क्या है, मिले हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल सिनौली कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिनौली की अगर बात करें तो ये पड़ता है यूपी में। ओके, ये पड़ता है आपका यूपी में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत यानी मेरठ जिले में स्थित सिनौली गांव से हड़प्पा कालीन शवाधान प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त 128 नर कंकालों की प्राप्ति से लगता है कि यहाँ बड़ी आबादी निवास किया करती थी। पहली बार इस स्थल से नर कंकालों के साथ 2 रिंगी तलवारें भी मिलती हैं जो ताम्रनिधि संस्कृति से संबंधित है। इससे पता चलता है कि ताम्रनिधि संस्कृति का संबंध उत्तर हड़प्पा संस्कृति से था। एक दूसरे शव के पास किसी पशु को दफनाया गया है। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग भी लिपि और लेखन से परिचित थे। तो ये पूछा जाता है कि क्या लिपि और लेखन से परिचित थे? तो परिचित थे। संभवतः सिंधुवासी जो थे वो भोजपत्रों पर लिखते थे जो काल के प्रवाह में नष्ट हो गए। हड़प्पाई पुरास्थलों के उत्खनन में असंख्य लिपिबद्ध मुहरें या मुद्राएं, ताम्रपत्र व मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लिपि के मिलने वाले नमूने बहुत संक्षिप्त हैं और सबसे लंबे लेख में भी मात्र 17 अक्षर ही हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह लिपि संस्कृत भाषा पर आधारित है, जबकि कुछ इसे ब्राह्मी लिपि पर आधारित मानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह चित्राक्षर लिपि है जो संभवतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये चित्राक्षर लिपि है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि गोमूत्रिका प्रकार की है जिसमें ऊपरी पंक्ति का नैरंतर्य होता रहता है। इस विधि को बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। बूस्ट्रोफेडन पद्धति पद्धति कहा जाता है। पद्धति कहा जाता है। बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सैंधव लिपि को अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम बात करते हैं कला के बारे में। थोड़ा भी लेखन कला के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं कला के बारे में। इनको भवन निर्माण कला का ज्ञान था। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी पालिश की जाती थी। ये बुनने कातने की कला से परिचित थे। सुंदर आभूषण, खिलौने आदि का ज्ञान इन्हें था। मूर्ति कला, नृत्य कला से परिचित थे क्योंकि कई नृत्य अवस्थाओं में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर अंकित नंदी बैल की सुंदर आकृतियाँ कलात्मकता का परिचय देती हैं। मोहरों पर अंकित नंदी बैल की सुंदर आकृतियाँ कलात्मकता का परिचय देती हैं। पशुपति शिव कांसे की मूर्ति भी कलात्मक ज्ञान को प्रदर्शित करती है। इस समय लेखन कला का भी आविष्कार हो चुका था किंतु इनकी लिपि चित्रकला की अवस्था में थी। मोहरों के बारे में देख लेते हैं। इस समय की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थीं।
ये धनवानों के घरों में हुआ करती थी, किंतु उनका उपयोग सिक्के के रूप में नहीं होता था, याद रखना है। ये धनवानों के घर में हुआ करते थे, किंतु इनका उपयोग सिक्के के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पूछ लेता है कई बार कि सिक्के का प्रयोग होता था, तो ये नहीं होता था। और मोहरे, जो मोहरे पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी। ठीक है। खुदाई से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर पशुओं के चित्र ऊपर पार्श्व में तथा कुछ लिपि के चिन्हों द्वारा कुछ लिखा गया है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। मुद्राओं का आकार भी भिन्न भिन्न है। संभवतः ये पैतृक धरोहर के रूप में उपयोग की जाती होगी, पैतृक धरोहर के रूप में उपयोग की जाती होगी। अब सिंधु सभ्यता की क्या क्या देन है, इस पर बात कर लेते हैं। दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन नालियों की व्यवस्था, बहुफसली कृषि व्यवस्था, मोहरों का उपयोग, पशुओं की धार्मिक महत्व, आंतरिक और बाह्य व्यापार, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, शिव की पूजा, वृक्ष आदि की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता थी। यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे, किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता एक लौकिक सभ्यता थी। यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे, किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, सेल खड़ी जैसी बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनके का प्रयोग करते थे। मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चाहुंदड़ों और लोथल से उद्घटित हुआ है। चाहुंदड़ों और लोथल से मतलब हुआ है, उद्घटित हुआ है। मनका कहाँ बनता था, इसकी फैक्ट्री कहाँ थी? चाहुंदड़ों में और लोथल में थी। यहाँ सोने चांदी के मनके भी पाए गए हैं। ठीक है। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में भी पाया जा गया है। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में पाया गया है। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में मनके मतलब BEAD इंग्लिश में बोलते हैं, इसको सर्च करना पड़ेगा। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इनमें सोने के मनके आभूषण भी शामिल हैं। तो मतलब कहने का गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में पाया गया है, इसमें सोने के मनके आभूषण भी शामिल हैं। तो जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन में कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतः वहाँ यहाँ धातु के मनके नहीं प्रयोग किए गए। तो ऐसा नहीं, खूब सारे मनके भैया प्रयोग किए गए हैं। फैक्ट्री का है चाहुंदड़ो और लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति कला, नृत्य कला से परिचित थे, क्योंकि नई नृत्य अवस्था में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर अंकित नंदी बैल की सुंदर आकृतियां कलात्मकता का परिचय देती हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर का सही स्पष्टीकरण आर है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, ये सारा होता है, याद रखना। जबकि इसमें कहा गया है कि आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है, ये गलत है। अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, अभिजात होता है, कुलीन होता है, उत्कृष्ट होता है। ऋग्वैदिक काल देखें 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक युग की शुरुआत 1500 ईस्वी मानी जाती है। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई।
अतः यह काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद जो संहिता है वो इस काल की जानकारी का एकमात्र जो है साहित्यिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों ही कथन क्या हो गए, सही हो गए। तो पहला जैसे क्या था कि ऋग्वेद संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, हाँ ठीक है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, हाँ ये भी क्या है, ठीक है। आर्यों का जो आरंभिक जीवन है वो किस पर आधारित था? पशुचारण पर आधारित था, या कृषि पर आधारित था, शिल्प पर आधारित था, व्यवसाय पर आधारित था? तो इसका आंसर है पशुचारण पर। आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी।